हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साउंड का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है न्यू इंटू लैम्डा होती है। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है हमने देखा कि इसमें वेरिएशन आता है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड के चलने पर स्पीड जो है या तो कम हो जाती है या बढ़ जाती है। तो उसके कॉजेज़ क्या हैं और ऐसा क्यों होता है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, बेसिकली साउंड पर न्यूटन जी ने बहुत काम किया और उन्होंने कुछ ऐसे कंक्लूजन दिए जो अभी तक बिल्कुल ठीक पाए गए हैं और उन्हीं पर हम काफ़ी सारा काम भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के लिए मीडियम के पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, तभी साउंड उसमें चलेगी। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि उस मीडियम के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अगर मटेरियल के पास इलास्टिसिटी नहीं है तो उसमें साउंड नहीं चलेगी। दूसरा उन्होंने बताया कि उसके पास अपनी डेंसिटी होनी चाहिए, यानी कि मास होना चाहिए कुछ पर यूनिट वॉल्यूम पर। अगर वो मटेरियल है या मीडियम है तो डेंसिटी या मास उसके पास होगा ही। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मतलब मास होना चाहिए उसके पास, इनर्शिया होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए? इनर्शिया होना चाहिए, मास होना चाहिए। यही तो है डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी है कि आपने जो फोर्स लगाया है उसका अपोज करने में रिस्टोरिंग जो फोर्स है वो। इलास्टिसिटी और डेंसिटी होनी चाहिए। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमें मिला वो मिला v इजिकल्स टू ई अपॉन रो। रो क्या होती है? रो डेंसिटी होती है। ई क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है। और ये जो ई है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो v इजिकल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, ये फॉर्मूला उन्होंने हमें दे दिया डिफरेंट मीडियम्स में स्टडी करने के लिए। अब हुआ क्या कि इस फॉर्मूले से जब हमने स्टडी किया तो हमने गैसेस में स्टडी किया, क्योंकि हमें गैसेस को स्टडी करना था। गैसेस में साउंड कितने पर चलती है, क्योंकि ये इलास्टिसिटी और जो डेंसिटी उन्होंने बताया ये तो सॉलिड में चल रहा था। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो था वो बल्क मॉडुलस हो गया। अब बल्क मॉडुलस जो हो गया तो V का जो फॉर्मूला है वो हमारा बल्क मॉडुलस क्या हुआ? हमारा P के बराबर होता है। तो हमारा फॉर्मूला बना P अपॉन रो, यानी कि प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है। तो वेलोसिटी प्रेशर पर और डेंसिटी पर क्या करती है? डिपेंड होती है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अब मीडियम जो थे वो इन गैसेस, आप इसको कर लीजिए। तो गैसेस में V इजिकल्स टू P अपॉन डेंसिटी। लेकिन जब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को पुट किया तो प्रेशर कितना होता है? प्रेशर होता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी होती है? 1.293। इतनी एयर की जनरली डेंसिटी हमारी मिलती है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आया 279 पॉइंट समथिंग, नियर अबाउट 5 मीटर पर सेकेंड। 279.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला भी था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन जब हमने इस फॉर्मूले से वेलोसिटी को एनालिसिस किया, यानी कि 2 पॉइंट लिए हमने A और B, और हमने यहां पर जो है साउंड को प्रोड्यूस किया और यहां पर अपना सोर्स लगाया सुनने के लिए और स्टॉप वॉच ली। और जब हमने यहां पर सोर्स को प्रोड्यूस, जब हमने यहां पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए तो हमने क्या हुआ? अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया। जब हमने अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट किया तो जब इनको साउंड सुनाई दी तो इन्होंने हमें सिग्नल दिया। जब इन्होंने हमें सिग्नल दिया तो हमने स्टॉप वॉच को बंद कर दिया। तो हमें क्या मिल गया? हमें टाइम मिल गया। और ये डिस्टेंस भी हम माप सकते हैं, हमने ये डिस्टेंस भी मेजर कर लिया। तो इससे जो वेलोसिटी आ रही थी वो V की वैल्यू आ रही थी 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वैल्यू थी ये काफी लेस थी, कम थी इस प्रैक्टिकल वैल्यू से। तो ये दोनों वैल्यू सेम आनी थी, तभी न्यूटन जी का फॉर्मूला कैसा था? सही होता। लेकिन अब कंडीशन क्या हुई? क्योंकि ये वैल्यू गलत आने लगी और इसमें सिर्फ हम ±5% एरर लेते हैं,
तो 279 और 330 इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस था, ये 5 to 7-8% से काफ़ी ज़्यादा था, तो इतने एरर को हम कंसिडर करके इस फॉर्मूले को सही नहीं कह सकते थे। और सबने कहना स्टार्ट कर दिया कि न्यूटन जी का फॉर्मूला तो गलत प्रूव हो गया, वो गलत है, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो सही नहीं है। तो एक दूसरे साइंटिस्ट हुए लाप्लास, उन्होंने कहा नहीं, न्यूटन जी गलत नहीं थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उनका फॉर्मूला बिल्कुल सही है, गलती हमसे हुई है, हमने जो वैल्यू रखी है वो उस फॉर्मूले में हम वैल्यू तक सही नहीं रख पाए। क्योंकि न्यूटन जी ने क्या कहा था, न्यूटन जी ने कहा था V इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। ये E जो है हमने बल्क मॉडुलस के बराबर और बल्क मॉडुलस जो है P के बराबर हमने प्रूफ कर लिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो हम P जो लेकर आए हैं, यहां पर जो उन्होंने कंसिडर किया हमने वो आइसोथर्मल प्रोसेस किया, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में यहां पर जो उसके बराबर आएगा बल्क मॉडुलस के, वो आइसोथर्मल में P के बराबर होगा, लेकिन जो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बनते हैं वो आइसोथर्मल नहीं होते, वो एडियाबैटिक होते हैं। वो आइसोथर्मल नहीं होते, वो कैसे होते हैं, वो एडियाबैटिक प्रोसेस करते हैं, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं करते। और जो एडियाबैटिक प्रोसेस करते हैं उसमें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू P नहीं आएगी, वो वैल्यू होगी V इज इक्वल्स टू गामा P अपॉन डेंसिटी, गामा P अपॉन डेंसिटी। अब ये जो गामा है, इस गामा की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि डेंसिटी, तो इस गामा की वैल्यू होती है 1.4, 1.4 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 1.293 और ये रूट। तो ये जो वैल्यू हमें मिली ये 330.7, यानी कि नियरली ये दोनों क्या हुई, एक दूसरे के बराबर आने लगी। मीटर पर सेकंड भी आएगा, 330 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों वैल्यू क्या आने लगी, नियरली एक दूसरे के बराबर आने लगी। तो न्यूटन जी ने जो कहा था वो कैसा था, वो बिल्कुल सही था। बस गलती किससे हुई, गलती उन लोगों से हुई जो उस फॉर्मूले में एक्चुअल में वो वैल्यूज तक नहीं रख पाए, यानी कि वैल्यूज अच्छे से नहीं रख पाए। उसके बाद लाप्लास जी ने इस बात को समझा कि वो जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं है, वो प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। हायर क्लासेस में आप कार्नोट इंजन, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस आप स्टडी करोगे और आप जानोगे कि इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। गैसेस के केस में थर्मोडायनामिक्स का ये पार्ट होता है। तो उन्होंने वेलोसिटी को बताया और हमें मिल गई 330 मीटर पर सेकेंड, और उनका फॉर्मूला कैसा हुआ, बिल्कुल सही प्रूव हुआ। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अगर आप स्क्रीन पर ऑब्जर्व करें तो वहां आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉलिड्स हैं उन सॉलिड्स में स्पीड बहुत ज्यादा है कंपेरेटिव टू लिक्विड एंड गैसेस, और जो लिक्विड्स हैं उनमें गैसेस से काफी ज्यादा है। तो गैसेस में जो स्पीड हमें मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है। तो गैसेस में स्पीड हमें कम होती है सॉलिड और लिक्विड के केसेस में। तो स्पीड ऑफ साउंड अगर हम देखें तो सॉलिड में कैसी होगी, सबसे ज़्यादा, उससे कम होगी लिक्विड में, और लिक्विड से भी कम होगी गैसेस में। ये हमें याद रखना है। अच्छा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अगर ट्रेन ट्रैक पर आएगी या नहीं वो उसके लिए अपना कान लगाते हैं और सुन लेते हैं, क्योंकि उस मेटल के पार्ट में अगर जो व्हील्स हैं, जो व्हील चल रहे हैं, वो उस मेटल की ट्रैक में क्या करेंगे, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे, और वो वाइब्रेशन जब हम कान लगाकर सुनेंगे तो वो तेजी से चलकर आ जाएंगे दूर से, क्योंकि स्पीड कई गुना ज़्यादा होती है। तो हम उसको जल्दी सुन पाते हैं और हम एनालिसिस हो जाता है और हम जान पाते हैं कि ट्रेन आने वाली है। तो स्पीड जो है वो सॉलिड्स में काफ़ी ज़्यादा होती है लिक्विड से। अब एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर रबर है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो रबर में स्पीड बहुत कम होती है, बल्कि ये कहें ना के बराबर होती है सॉलिड के कंपैरिजन। रबर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को तो एब्जॉर्ब भी कर लेता है अपने अंदर। तो अगर हमारे पास स्टील है और रबर है तो स्टील और रबर में स्पीड किस में ज्यादा होगी, तो आपको याद रखना है स्टील में होगी।
दूसरा क्वेश्चन यहां ये बनता है कि स्टील और रबर इन दोनों में ज्यादा इलास्टिसिटी किसके अंदर है, तो ये आपको समझना है कि ये स्टील के अंदर है, मोर इलास्टिक। तो स्टील क्या है, मोर इलास्टिक होता है कंपेरेटिव टू रबर। रबर उतनी ज्यादा इलास्टिक नहीं होती जितनी ज्यादा इलास्टिक स्टील होती है, और जिसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी V इजिकल्स टू ई अपॉन रो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है रूट ई अपॉन रो। तो रूट ई अपॉन रो, तो हम देखते हैं कि जो ई है वो क्या है, इलास्टिसिटी, मोर द इलास्टिसिटी मोर द वेलोसिटी। तो स्टील ज्यादा इलास्टिक होती है कंपेरेटिव टू रबर। नाउ एक क्वेश्चन और बनता है, एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर यहां पर कोई एक आदमी है और ये वाटर है, वाटर के सरफेस पर यहां एक एक्सप्लोजन होता है, धमाका। तो इस पर्सन की जो हाइट है, सॉरी, इस पर्सन का जो डिस्टेंस है इस एक्सप्लोजन से वो 100 मीटर है, और यहां पर एक डाइवर भी है, ये भी इस एक्सप्लोजन से 100 मीटर दूर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसको पहले सुनेगा या ये इसको पहले सुनेगा। तो हमें लगता है ये सरफेस पर हुआ है तो ये हम पहले सुन लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। जब यहां पर हर तरफ वाइब्रेशन बनने लगे, जब यहां पर एक्सप्लोजन हुआ तो वाइब्रेशंस इधर भी बनने लगे, वाइब्रेशंस इधर भी बनने लगे, वाइब्रेशंस इधर भी बनने लगे, वाइब्रेशन इधर भी बनने लगे। अब उसके बाद इन वाइब्रेशंस को चलने के लिए मीडियम कैसा मिला है, ये इसकी स्पीड तय करेगा। अब यहां पर तो इस मीडियम को एयर में चलकर जाना है, तो एयर में स्पीड कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। यहां पर जो है लिक्विड में चलकर जाना है, तो लिक्विड में कंपेरेटिव टू एयर नियर अबाउट 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड होती है, तो ये इससे 4 गुना पहले पहुंच जाएगा यहां। तो ये आपको याद रखना है। तो टाइम भी कितना लगेगा, इसका 4 टाइम लगेगा। अगर यहां पर T लगता है तो ये T/4 लगेगा, ये आपको याद रखना है। तो स्टील ज्यादा इलास्टिक है, समझने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन स्टील ज्यादा इलास्टिक इसलिए है क्योंकि वो खुद को बहुत जल्दी रिस्टोर कर लेती है। आप स्टील को दबाइए, आप उंगली हटाएंगे, हटाने से पहले ही उसके पार्टिकल अपनी जगह पर आ जाएंगे, यानी कि वो इतनी जल्दी ऑसिलेट करते हैं। आपने दबाया नीचे गए, आपने हटाया ऊपर आ गए। इसीलिए इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी यही तो है कि वो कितनी जल्दी ऑसिलेट करके अपनी मेन पोजीशन पर आ रहे हैं। लेकिन रबर को अगर आप खींचते हैं तो वो खिंच जाती है और उसके बाद खुद को उतना रिस्टोर नहीं कर पाती जितना मेटल्स कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, वो फैक्टर्स जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं उस मीडियम में जिसमें वो चल रही हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो हमारे पास जो फैक्टर हैं, सबसे पहला फैक्टर है डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता है, फॉर्मूला हमारा क्या है, V इज इक्वल्स टू गामा P अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि ये किसके किस में है, इनवर्स रिलेशन में है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो ये हमें याद रखना है। जिस तरीके से डेंसिटी जो है, सबसे पहले डेंसिटी जब इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीजेस। कब, जब डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी। दूसरा, इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो 16 टाइम्स कम होती है ऑक्सीजन की डेंसिटी से, या हम कहें कि ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स मोर डेंस होती है, ज़्यादा भारी होती है कंपेरेटिव टू हाइड्रोजन। तो 4 टाइम्स जो है
वो स्पीड हाइड्रोजन में ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम साउंड को चलने के लिए अलाउ करें और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हों, तो ऑक्सीजन में जिस स्पीड से वो जाएगी उसका 4 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से वो हाइड्रोजन में चलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो उससे 16 टाइम्स कम है और वेलोसिटी और डेंसिटी का रिलेशन रूट में है। अगर रूट में नहीं होता तो ये वेलोसिटी 16 टाइम्स इंक्रीज करती या 16 टाइम्स डिक्रीज करती, लेकिन वो 4 टाइम्स क्यों कर रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में? क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ये हमें याद रखना है। दूसरा फैक्टर जो है वो इसके बाद आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में अगर हम टेम्परेचर को क्या कराएं, इंक्रीज कराएं, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है। डेंसिटी में क्या हो रहा था? डेंसिटी जब इंक्रीज हो रही थी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन इसमें हम एरो दोनों ऊपर की तरफ बना रहे हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये गैस जो इतनी जगह में रह रही थी, जिनके पास एनर्जी कम थी, हमने जब इनको टेम्परेचर दिया तो इन्होंने अपने ऑसिलेशंस को और तेज कर लिया। यानी कि पहले ये वाली गैस इतना जाती थी और इतना आ जाती थी, इतना जाती थी और इतना आ जाती थी, अब इसको ज़्यादा एनर्जी दे दी, अब ये वाली गैस और आगे तक जा रही है और फिर उसके बाद लौट कर आ रही है। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? ज़्यादा दूर हो गए, ज़्यादा एनर्जी मिलने के बाद। इसीलिए तो ब्लास्ट होता है। अगर कोई केन है, अगर आप उसको गर्म कर रहे हो तो वो केन जो है क्यों ब्लास्ट हो जाती है, क्यों फूट जाती है या फट जाती है? वो इसीलिए होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं और वो ज़्यादा एनर्जी लेकर खुद को बाहर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए वो केन जो है बस्ट हो जाती है। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। वाई? ऐसा होता क्यों है? बिकॉज डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ती है, ये हमें याद रखना है। कितना बढ़ती है इसका हमने जब इसको एनालिसिस करके और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखा तो उसमें हमने देखा कि अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज है, 1 डिग्री राइज अगर होता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए अगर आपको किसी की वेलोसिटी 0 डिग्री पर कितनी दी हुई है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पर अगर किसी की वैल्यू है 330 मीटर पर सेकेंड और वो आपसे पूछ रहा है कि इसी गैस में साउंड की वेलोसिटी आप बताइए जब टेम्परेचर कितना कर दिया है? 25 डिग्री। तो आपको क्या करना है? 330 यानी कि पहली वाली वेलोसिटी में क्या होगा? इंक्रीज होगा। कितना होगा? 1 डिग्री में कितना हो रहा था? 0.61 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड 1 डिग्री से। अब देखिए, अगर एक बनाना 5 रुपए का आपको मिल रहा है तो आपको 5 बनानास कितने के मिलेंगे? 5 × 5, यही तो होगा। 1 डिग्री बढ़ने पर इतना बढ़ रहा है तो 25 डिग्री बढ़ने पर कितना बढ़ेगा? 0.61 × 25, यही तो होगा। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू ऑब्टेन होगी, और वो वैल्यू जो आपको ऑब्टेन होगी वो होगी आई थिंक 346.5 समथिंग मीटर पर सेकेंड। तो इतना इंक्रीज हो गया, यानी कि ये इंक्रीज कितना हो गया? इतना हो गया इस वैल्यू में। 1 डिग्री पर 0.61 होता है तो 25 डिग्री पर कितना होगा? 0.61 × 25, और पहले वाली वेलोसिटी से इतना वेलोसिटी और बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि टेम्परेचर का वेरिएशन इस तरीके से आता है। कई बार न्यूमेरिकल्स को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए उसमें हम वेलोसिटी का टेम्परेचर का वेरिएशन देकर हम टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से न्यूमेरिकल में चेंजेस आ जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आप सब जानते ही हैं, यानी कि सूखी हवा और जो गीली हवा है उसमें कौन सी हवा में स्पीड ज़्यादा होगी साउंड की, यानी कि साउंड ज़्यादा तेज़ी से चल पाएगी। तो हमने ऑब्जर्व जो किया है वो हमने ये देखा है कि जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है, यानी कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ऐसा होता क्यों है? तो होता तो फॉर्मूला तो यही है वेलोसिटी का, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज। होता क्यों है? वाई? टेम्परेचर के बढ़ने पर वेलोसिटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। डेंसिटी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर वेलोसिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों? बिकॉज डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी डिक्रीजेस। अब ये समझ में नहीं आता कि गीली हवा की डेंसिटी तो और बढ़ जानी चाहिए, वो ज्यादा भारी हो जानी चाहिए पर यूनिट पर, लेकिन वो हल्की कैसे हो जाती है? डिक्रीज कैसे होती है? आप देखिए, अगर एयर में बेसिकली एयर मिलकर बनी किससे है? एयर बनकर मिली हुई है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। अब होगा क्या, यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों थे, अब वाटर वेपर्स भी आए। जब वाटर वेपर्स आए तो यहां से नाइट्रोजन चला गया और उसकी जगह क्या आ गया? वेपर आकर रहने लगा। तो एक्चुअल में जो वेपर आकर रहने लगा उसके पास क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या है? वो लाइटर है कंपैरेटिव टू नाइट्रोजन एंड कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन। तो ओवरऑल जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो लेस हो जाएगी। इसीलिए वाटर वेपर्स के मिलने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और डेंसिटी के डिक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ विंड, यह आपको ध्यान रखना है कि विंड अगर उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपोगेट कर रही है, साउंड प्रोपोगेट्स कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में विंड है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस विंड। अगर विंड जो है वो अपोजिट है, यानी कि अगर आपने साउंड को इस डायरेक्शन में चलने के लिए कहा है और ये डायरेक्शन किसका है? ये डायरेक्शन विंड का है। ये डायरेक्शन किसका है? ये डायरेक्शन साउंड का है। तो होगा क्या? तो ये होगा कि अब जो वेलोसिटी आपको मिलेगी वो मिलेगी वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो विंड की क्या होता है? वेलोसिटी, यहां पर जो हमें नेट वेलोसिटी मिलती है वो रिड्यूस हो जाती है अगर वेलोसिटी कैसी है? अपोजिट है। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगी? वो ऐड हो जाएगी। तो क्या होता है कि वो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन तेजी से पहुंच पाते हैं हम तक, और अगर अपोजिट है तो वो ज़्यादा तेजी से हम तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो ऐसे फैक्टर में आते हैं प्रेशर। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी। क्यों नहीं पड़ता है इफेक्ट? क्योंकि जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, और फिर वो बाद में क्या हो जाता है? गामा पी अपॉन डेंसिटी। तो आपने पी को बढ़ाया तो वो ज़्यादा डेंस हो गई, पी के साथ डी भी बढ़ गया, तो इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उन दोनों की वजह से भी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। तो वो वेवलेंथ कितने बड़े बड़े बन रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इलास्टिसिटी ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है वेलोसिटी में। इतना ज़्यादा रोल जो है प्ले वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नहीं कर पाती हैं। इसके बाद अगर लास्ट में जो बचता है वो बचता है कि साउंड वेव्स और लाइट वेव्स, इन दोनों में क्या चेंजेस हैं। तो अगर आप देखें तो जो साउंड वेव्स हैं
उनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। जो लाइट वेव्स हैं उनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, नो मीडियम। दैट मीन्स ये वैक्यूम में चल सकती हैं और ये वैक्यूम में नहीं चल सकती, नो। दूसरा, जो लाइट वेव्स हैं उनकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो साउंड वेव्स हैं उनकी स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड। तो काफ़ी लाइट की क्या है, स्पीड बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू साउंड। इसका एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी है। जब आसमान में बिजली गड़गड़ाती है तो वो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो स्पार्क जनरेट होता है, ये स्पार्क कैसे जनरेट होता है? ये स्पार्क जनरेट होता है जब 2 क्लाउड्स आपस में टकराते हैं। तो जब इनके ये स्पार्क जनरेट होता है तो उनके टकराने की वजह से एक साउंड भी हमें सुनाई देती है। तो वो साउंड जो हमें सुनाई देती है, वो साउंड हम देखते हैं कि पहले लाइट, एक स्पार्क, एक चमक पैदा होती है, उसके कुछ देर बाद हमें वो साउंड सुनाई देती है। तो वो साउंड जो होती है उसको हम थंडर कहते हैं। तो वो थंडर साउंड हमें बाद में सुनाई देती है और लाइटिंग ये हमें पहले दिखाई दे जाती है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है ये देखने के लिए कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि वो स्पार्क जो है उनके टकराने से ही पैदा हुआ होगा और जब वो टकराए होंगे तो साउंड प्रोड्यूस हुई होगी। लेकिन उन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम तक चलकर आने में टाइम लगता है, जबकि लाइट वेव जल्दी चलकर हम तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू।